अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शाफे। और आज नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। देखो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की हम आज बेसिकली बात करेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरीके से डिवाइड होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आपकी बुक ये कहती है कि भाई द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जरा इस बात को यहाँ पे देखना। देखो, फॉर एग्जाम्पल ये एक ह्यूमन बॉडी है। इस ह्यूमन बॉडी के अगर आप मिड लाइन पे एक लाइन खींचो जिससे बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, दिस लाइन इज नोन एज सेंट्रल एक्सेस ऑफ द बॉडी। दिस इज सेंट्रल एक्सेस ऑफ द बॉडी। अब वो नर्वस सिस्टम जो आपको इस सेंट्रल एक्सेस पे मिलेगा, दैट नर्वस सिस्टम इज नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसके अलावा जितना नर्वस सिस्टम आपको पेरिफेरी में मिल रहा है, साइड में मिल रहा है, दैट नर्वस सिस्टम इज नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आपकी बुक ने एक आगे भाई नर्वस सिस्टम को आपने मेजरली दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर आप सेंटर ऑफ द बॉडी में देखो तो आपको कौन कौन सा नर्वस सिस्टम का पार्ट मिलता है? दो ही। अगर आप देखो तो सबसे पहले आपको मिलेगा ब्रेन। ठीक है, द फर्स्ट वन वुड बी ब्रेन एंड द सेकेंड वन वुड बी स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, विच हैव अ सेंट्रल लोकेशन, दे लाई इन द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अब पैराफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होगा? जाहिर सी बात है, ये आपका क्या है, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब आपको इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी से कनेक्ट करना है, नहीं करना, तो आप डिफरेंट वायर्स की मदद से करोगे। दीज वायर्स, जो मैं यहाँ पे इनको वायर्स कह रहा हूं, दे आर बेसिकली नर्व्स। अब सवाल ये होता है कि सर व्हाट इज नर्व, व्हाट इज गैंग्लिया एंड व्हाट इज ट्रैक्ट? ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें ना, इसको जरा हम यहां पे देखते हैं। चलो, अब सवाल ये होता है कि सर व्हाट इज नर्व, व्हाट इज गैंग्लिया एंड ये सारी चीजें क्या है? देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो गैंग्लिया और नर्व है वो क्या होते हैं? देखो, अगर ये आपको नजर आ रहे हैं तीन न्यूरॉन्स, ठीक है, ये बेसिक सी जो है वो इलस्ट्रेशन है, तो इसको जरा गौर से देखना। अब अगर बहुत सारे सेल बॉडीज, ये आपको क्या नजर आ रही है? न्यूरॉन की सेल बॉडीज। अगर बहुत सारी सेल बॉडीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कलेक्ट हो जाए, द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नोन एज न्यूक्लियाई और ग्रे मैटर। ग्रे मैटर क्या होता है? बेसिकली जब बहुत सारी सेल बॉडीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक जगह जमा हो जाए, तब उनको आप क्या कहोगे? न्यूक्लियस या ग्रे मैटर का नाम दोगे। सर ये ग्रे क्यों नजर आता है और व्हाइट मैटर व्हाइट क्यों नजर आता है, इस पे अभी हम बात करेंगे। बहरहाल, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज को आपने कह दिया क्या? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज को आपने कह दिया न्यूक्लियस या ग्रे मैटर। अब सवाल ये होता है, अगर यही यही हमारे पास जो सेल बॉडीज हैं वो पैरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जमा हो जाए कहीं, तो इन्हें आप क्या कहोगे? द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन द पैरिफेरल नर्वस सिस्टम इज नोन एज गैंग्लिया। वहां पे इसे आप क्या कहोगे? गैंग्लिया का नाम दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चों के अक्सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। व्हाट इज ग्रे मैटर, व्हाट इज गैंग्लिया, व्हाट इज न्यूक्लियस एंड व्हाट इज ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसको जरा गौर से देखना। ये हो गई बात किसकी? ये हो गई बात हमारे पास सेल बॉडीज की। अब आ जाओ जरा नीचे, आपको जो न्यूरॉन का पार्ट नजर आ रहा है, दैट इज एक्सॉन। अब अगर बहुत सारे एक्सॉन कहां जमा हो जाएं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जमा हो जाएं, तो आप उन्हें क्या कहते हो? ट्रैक्ट का नाम देते हो। सो द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, देखो एक एक्सॉन, दूसरा एक्सॉन, तीसरा एक्सॉन, सेल बॉडीज इसकी ऊपर है। ये जो एक्सॉन की कलेक्शन है ना, किसके अंदर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, उसे आप क्या कह रहे हो? ट्रैक्ट का नाम दे रहे हो। जबकि अगर यही एक्सॉन की कलेक्शन कहां हो जाए? पैराफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हो जाए। सो व्हाट इज नर्व? सो द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन द पैराफेरल नर्वस सिस्टम इज नोन एज नर्व। ठीक है, तो जब बहुत सारे एक्सॉन कंबाइन करेंगे पैराफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, सो दे वुड बी रिगार्डेड एज नर्व्स। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं और अब कुछ और चीजों को देखते हैं। तो नर्व्स क्या होती हैं? नर्व्स आर बेसिकली द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स इन द पैराफेरल नर्वस सिस्टम। तो पैराफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आपको क्या मिल रही है? नर्व्स, विच आर द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, और दे आर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सवाल ये होता है इनकी सेल बॉडीज का है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, जाहिर सी बात है, एंड हैव अ पैरिफेरल लोकेशन इन द बॉडी, पैरिफेरी के अंदर मौजूद है। सिंपल। चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब हम बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखने जा रहे हैं। देखो,
मैंने आपको बताया, यहां पे आपको एक चार्ट नजर आ रहा है, अगर आप इस चार्ट को देखो, सो द नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके पास आ जाएगा ब्रेन, और उसके अलावा आपके पास क्या आ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। चलो, अब आपसे क्या कह रहे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में आपसे ये कह रहा है कि भाई द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द इंटीग्रेटिंग पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम वेयर सेंसरी इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड एंड प्रोसेस्ड। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, ये आपका ब्रेन है, ठीक है, चलो, बहुत अजीब सा ब्रेन है, लेकिन चलो खैर है। अब सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन कौन लेकर आएगा? सेंसरी न्यूरॉन। अब इस सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना काम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, इसको प्रोसेस करना अगेन काम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सो कह रहे थॉट्स आर जनरेटेड एंड रिस्पॉन्स आर डायरेक्टेड। अब एक स्टिमुलस आ गया, सॉरी, एक सेंसरी इंफॉर्मेशन आ गई, उसको प्रोसेस किया, उस पर रिस्पॉन्ड करना है, कौन बताएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सवाल ये होता है कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, इसके अंदर मेजरली आपको क्या मिलेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है प्रोसेस करना। So there are about 10 to 100 billion interneurons present in the central nervous system. So this is the most important line. चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है? अब आपसे ये कह रहा है कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आप तीन जरियों से प्रोटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, मेरी बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है ना, वाइटल ऑर्गन्स का मतलब ये कि जिनके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल ब्रेन, हार्ट, लंग्स, मेजरली नेचर ने इन चीजों को तीन जरियों से प्रोटेक्ट किया है, तीन तरीकों से प्रोटेक्ट किया है। सबसे पहले नेचर किसी चीज को प्रोटेक्ट करती है बोन के जरिए, बोन और कार्टिलेज के जरिए। फिर दूसरा, मेरी बॉडी को, बॉडी के अंदर डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसे आप मेम्ब्रेन कहोगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, उसको क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए नेचर एक फ्लूइड रखती है। तो ये तीन जरिए होते हैं। इसी तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी मेजरली तीन वेज के अंदर प्रोटेक्ट होता है। सो द फर्स्ट इज बोन। सवाल ये होता है कि भाई मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कौन प्रोटेक्ट करेगा? मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नेचर ने स्कल रखा है, जिस स्कल के जरिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा सुनना गौर से, कि मेरी बॉडी में जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसको बोन कैसे प्रोटेक्ट कर रही है? अब जरा गौर से देखना इधर, सही है? इधर देखो। अब अगर आप देखो तो ये आपको नजर आ रहा है स्कल, ठीक है, सो दिस इज स्कल। अब देखो, पूरा का पूरा स्कल तो ब्रेन को या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा ना, बेसिकली अभी मैं ब्रेन की बात कर। सो यहां पे ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये स्कल का, वो मेजरली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सो एक्चुअली वो बोन्स जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है स्कल के अंदर, दे आर नोन एज क्रेनियम, ठीक है, या जिसे आप ब्रेन बॉक्स का भी नाम देते हो। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन बॉक्स, ठीक है, ब्रेन बॉक्स का भी नाम दे सकते हो। अब आ जाओ आगे, सही है। तो पहली प्रोटेक्शन नेचर प्रोवाइड करेगी बाय द हेल्प ऑफ स्कल। अच्छा, ये तो हो गई बात ब्रेन की। अब सवाल ये होता है कि नेचर नेचर हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसको प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करेगी? जाहिर सी बात है, नेचर ने पीछे रखा है एक वर्टिब्रल कॉलम, इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का पहला जरिया तो बोन है। दूसरा जरिया, जिसे आप मेम्ब्रेन या कनेक्टिव टिश्यू कहोगे। सो पूरे के पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे नेचर ने कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर रखी है, नॉट जस्ट वन लेयर। Basically, there are three layers of connective tissue which provide protection to the central nervous system. And these layers are known as meninges. इन्हें आप क्या कहते हो? meninges का नाम देते हो। अब सवाल ये होता है, इन तीन लेयर्स को किस तरह मैं देखता हूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर? सो नाउ हमें पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से ये अरेंजमेंट होती है। अब जरा इधर देखना भाई, यहां पे अगर आप इस डायग्राम को देखो तो आपको क्या नजर आता है? आपको ये नजर आता है कि भाई
ये आपके आ गई स्किन। स्किन के नीचे आ गया पेरियोस्टियम। ठीक है, पेरियोस्टियम मतलब वो मेम्ब्रेन जो एक्चुअली बोन को कवर करती है, पेरियोस्टियम। ठीक है, पेरियोस्टियम के नीचे अगर आप देखो तो यहां पे आपको एक लेयर मिल रही है, एंड दिस लेयर ऑफ द कनेक्टेड टिश्यू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर मैं पूरी तरीके से बात करूं। सो दिस इज ड्यूरा मैटर। तो पहला जरिया, पहली मेम्ब्रेन ड्यूरा मैटर। उसके बाद अगर आप देखो तो ये एक लेयर आपको नजर आ रही है, दिस इज अरेकेनॉइड मैटर। एंड द लास्ट लेयर जो यहां पर आपको नजर आ रही है, जो एक्चुअली ब्रेन के साथ समझो आपको लग रहा है कि चिपकी हुई है, दिस मेनिनजी इज नोन एज पाया मैटर या पिया मैटर। बात एक ही है। सो सबसे बाहर वाली जो मेनिनजीज है, उस मेनिनजी आपने उसे क्या कह दिया, ड्यूरा मैटर, फिर अरेकेनॉइड मैटर, फिर पिया मैटर। सिंपल। अब आ जाओ जरा आगे। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना। इस ड्यूरा मैटर और अरेकेनॉइड मैटर के बीच में ये जो जगह है ना, ये ड्यूरा है, ये अरेकेनॉइड है। इसके बीच में जो जगह है ना, स्पेस है, इस स्पेस को आप कहते हो सब ड्यूरल स्पेस। क्या कहते हो? सब ड्यूरल स्पेस का नाम देते हो। अच्छा भाई, अब हमारे पास ये है अरेकेनॉइड मैटर और ये है पाया मैटर। अरेकेनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो जगह है उसे आपने क्या कहा, सब अरेकेनॉइड स्पेस का नाम दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि इस सब अरेकेनॉइड स्पेस की क्या इंपॉर्टेंस है। नेचर ने, मैंने आपको बताया, तीन जरियों से प्रोटेक्शन होगी, बोन, मेम्ब्रेन, फ्लूइड। बोन पढ़ ली, मेम्ब्रेन पढ़ ली, अब आ जाओ फ्लूइड पे। तो नेचर ने ब्रेन को क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए इस सब अरेकेनॉइड स्पेस के अंदर एक फ्लूइड रखा है, and that fluid is known as cerebrospinal fluid, and this fluid is actually responsible to provide cushion to the brain. Simple. चलो, अब आ जाओ आगे। ठीक है, तो यही सारी बातें आपसे कर रहे हैं कि भाई हमारे पास आ, सबसे बाहर ड्यूरा, ड्यूरा, फिर अरेकेनॉइड और फिर पाया। कैसे याद रखेंगे? डैप से याद रखो। डैप स्टैंड्स फॉर ड्यूरा, अरेकेनॉइड एंड पाया। Between the arachnoid and pia matter, there is a lymph-like fluid liquid, the cerebrospinal fluid, that cushions the brain and the spinal cord. पूरे के पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मिलेगा। अच्छा, अब आ जाओ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पहले कंपोनेंट पे, दैट इज ब्रेन। ठीक है, ब्रेन को अगर मैं देखूं तो ब्रेन के बारे में आपसे ये कह रहा है कि द ब्रेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इट इज द वाइटल ऑर्गन, इसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। इट इज हाउस्ड इन द स्कल एंड इज शील्डेड बाय द क्रेनियम। ठीक है, नेचर ने इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है, किसके जरिए? क्रेनियम के जरिए। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है? क्रेनियम, क्रेनियम नजर आ रहा है। अच्छा भाई, अब आगे बढ़ो। आगे आपसे क्या कह रहा है? आगे आपसे ये कह रहा है कि द स्ट्रक्चर and general design of the human brain are similar to those of other animal brain. ह्यूमन ब्रेन और एनिमल ब्रेन का तकरीबन तकरीबन डिजाइन और स्ट्रक्चर सेम है, बट एक डिफरेंस है। बट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज मोर डेवलप्ड इन ह्यूमन। यहां पे ह्यूमंस के अंदर सेरेब्रल कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा डेवलप होता है एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स के। अच्छा, अब ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है इसको हम देखेंगे। बहरहाल, द ह्यूमन ब्रेन इज इनक्रेडिबली लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड, वेटिंग अबाउट 1.4 किलोग्राम। तकरीबन 1.5 किलो का दिमाग होता है आपका। सही है, तो आप ये कह सकते हो कि भाई मेरा दिमाग 1.5 किलो का है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द बॉडी वेट एंड सेक्स ऑफ ईच इंडिविजुअल, इट इज, अच्छा, अब ये जो वेट है ना, ये डिफर कर सकता है बिटवीन डिफरेंट वेट्स। सही, हो सकता है किसी का वेट ज्यादा हो ब्रेन का, किसी का कम हो, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। उसके अलावा सेक्स ऑफ ईच इंडिविजुअल, मेल्स के अंदर अलग हो सकता है, फीमेल्स के अंदर अलग हो सकता है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे बुक के अंदर बहुत अजीब से तरीके से डिफरेंट चीजों को बताया हुआ है। हम इसको सिंक्रोनाइज मैनर के अंदर देखेंगे। देखो, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई ब्रेन की डेवलपमेंट कैसे होती है। सही है,
ब्रेन की डेवलपमेंट समझ गए तो ब्रेन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखो होता यह है कि जब मेरी बॉडी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट होती है ना, अभी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक बात और इंपॉर्टेंट है। देखो होता यही कि पूरा का पूरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, ये एक्टोडर्मल इन नेचर है। यानी कि मेरी डेवलपमेंट के दौरान 3 लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये आप पढ़ चुके होंगे। बेसिकली जो मेरा नर्वस सिस्टम है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म, ठीक है। अब इस बात को अगर बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर देखोगे तो वो एक अलग कहानी बन जाएगी। बारह होता क्या है कि जब मेरी बॉडी के अंदर ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है ना, तो वो होती है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब, एंड दिस ट्यूब इज नोन एज न्यूरल ट्यूब। इसको आप क्या कहते हो? न्यूरल ट्यूब का नाम देते हो। होता यह है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, इस न्यूरल ट्यूब के अंदर जो ऊपर वाली साइड है, यानी कि जो क्रेनियल साइड है, क्रेनियल साइड का मतलब है जो ऊपर वाली साइड है, इस साइड के ऊपर ये जो न्यूरल ट्यूब है ये क्या करती है? ये स्वेल करती है। और इसके स्वेल करने की वजह से तीन वजाइकल्स बनते हैं, तीन स्वेलिंग्स बनती हैं, ठीक है। कितनी स्वेलिंग्स बनती है? तीन। अब इन तीन स्वेलिंग्स को आप क्या कहते हो? इन तीन स्वेलिंग्स को अगर मैं देखूं तो दीज थ्री स्वेलिंग्स आर नोन एज, द फर्स्ट वन इज प्रोजेंसेफेलॉन, ठीक है। दिस इज प्रोजेंसेफेलॉन। द सेकंड swelling is known as mesencephalon, mesencephalon, and the third swelling is known as what? Rhombencephalon, rhombencephalon। अब होता यह है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे होती है ना, तो ये हमारे पास जो प्रोजेंसेफेलॉन है, ये फर्दर दो वेसिकल्स के अंदर, दो स्वेलिंग्स के अंदर और डिवाइड हो जाता है। और ये जो रोम्बेनसेफेलॉन है, ये भी दो स्वेलिंग्स के अंदर बेसिकली क्या होता है? बेसिकली डिवाइड हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी ट्यूब थी, ठीक है। होता क्या है? ये रोम्बेनसेफेलॉन, वेट, इसको हम थोड़ा नीचे से बनाते हैं। ये आपकी ट्यूब थी, सही है। तो रोम्बेनसेफेलॉन दो स्वेलिंग्स के अंदर डिवाइड हो गया, ठीक है। मीजेंसेफेलॉन एक ही स्वेलिंग के अंदर रहा, और जो हमारे पास प्रोजेंसेफेलॉन है, ये फर्दर दो स्वेलिंग्स के अंदर डिवाइड हो गया, सही है। ये कुछ इस तरह की बेसिक स्ट्रक्चर बनता है। अब अगर आप गौर से देखो, सो दिस इज मीजेंसेफेलॉन, दिस इज रोम्बेनसेफेलॉन, एंड दिस इज, सॉरी, दिस इज प्रोजेंसेफेलॉन एंड दिस इज रोम्बेनसेफेलॉन। अब ये जो प्रोजेंसेफेलॉन है ना, ये दो स्वेलिंग्स के अंदर डिवाइड होता है। सबसे ऊपर वाली को आप कहते हो टीलेनसेफेलॉन, टीलेनसेफेलॉन। प्रोजेंसेफेलॉन की दूसरी स्वेलिंग को आप नाम देते हो डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन। जबकि रोम्बेनसेफेलॉन की इन दो स्वेलिंग्स को आप क्या नाम देते हो? रोम्बेनसेफेलॉन की इन दो स्वेलिंग्स को आप नाम देते हो, द फर्स्ट वन इज मेटेनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन, एंड द लास्ट वन इज माइलेनसेफेलॉन, माइलेनसेफेलॉन। अब ये जो मैंने इतनी लंबी कहानी बताई, ये क्यों बताई? देखो होता ये कि मेरी बेसिकली मेरे ब्रेन के तीन पोर्शंस होते हैं। एक आगे वाला पोर्शन, दैट इज फोर ब्रेन, ठीक है। ये जो फोर ब्रेन है ना, बेसिकली ये प्रोजेंसेफेलॉन से डिवाइड होता है, प्रोजेंसेफेलॉन से डिराइव्ड होता है। जबकि मेरा जो मिड ब्रेन है ना, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मीजेंसेफेलॉन, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाइंड ब्रेन। तो मेरा जो हाइंड ब्रेन है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द रोम्बेनसेफेलॉन, ठीक है। अब अब जरा गौर से सुनना भाई, अब जरा गौर से सुनना। बेसिकली प्रोजेंसेफेलॉन दो स्वेलिंग्स के अंदर डिवाइड होता था, टीलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। तो इसका मतलब है फोर ब्रेन को भी आप फर्दर दो डिविजन में डिवाइड कर सकते हो। एम्ब्रियोलॉजिकली एक होगा टीलेनसेफेलॉन और एक होगा डायनसेफेलॉन। ये इंपॉर्टेंट बात थी, हमारी बुक के अंदर बहुत ज्यादा अजीब तरीके से लिखी हुई है, तो इसको डिटेल के अंदर समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। सो बेसिकली फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट
एंड द मोस्ट ऑब्वियस पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। अब अगर आप देखो, सो दिस इज माई फोर ब्रेन, ये पूरा का पूरा आपको क्या नजर आ रहा है, फोर ब्रेन। ये पूरा आपको नजर आ रहा है फोर ब्रेन। सो दिस इज मिड ब्रेन, दिस इज हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। सो इट इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। अब बेसिकली इस फोर ब्रेन को आप दो डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे ऊपर वाली होती है टीलेंसेफेलॉन, एम्ब्रियोलॉजिकली टीलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन। देखो, टीलेंसेफेलॉन ना फर्दर आगे जाके एक ही चीज बनाता है। अब वो क्या चीज है, देखो, टीलेंसेफेलॉन से मेजरली आपका ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये जो आपको कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर इज सेरेब्रम, ठीक है। तो बेसिकली टीलेंसेफेलॉन से सेरेब्रम डिवाइड होता है। उसके अलावा ये जो अंदर के जितने स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना आपको फोर ब्रेन के, दीज स्ट्रक्चर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम दी डायंसेफेलॉन, सही है। सो टीलेंसेफेलॉन अब आपसे क्या कह रहा है, टीलेंसेफेलॉन इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू सेरेब्रल हेमीस्फीयर। अब टीलेंसेफेलॉन को जब आप देखते हो तो नेचर ने टीलेंसेफेलॉन को दो सेरेब्रल हेमीस्फीयर के अंदर आगे जाके डेवलप किया। अब ये दो सेरेब्रल हेमीस्फीयर वाली कहानी क्या है, इसको जरा यहां देखो, सी दिस। यहां पे आपको नजर आ रहा है एक इंसान जिसके अंदर एक सेरेब्रल हेमीस्फीयर आपको ये नजर आ रहा है। वाई इट इज कॉल्ड सेरेब्रल हेमीस्फीयर, क्योंकि अगर आप इसका शेप देखोगे तो आधे स्फीयर की तरह होता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज सेरेब्रल हेमीस्फीयर, सही है। ऐसे आप सेरेब्रम भी कह सकते हो। एक आपको सेरेब्रल हेमीस्फीयर नजर आ रहा है इस साइड पे, और एक आपको सेरेब्रल हेमीस्फीयर नजर आ रहा है इस साइड पे। यानी कि नेचर ने टीलेंसेफेलॉन को दो सेरेब्रल हेमीस्फीयर के अंदर डिवाइड कर दिया है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और वो जरा सुनने वाली है, सही है। अब यहां पे आपसे क्या कह रहा है, अब जाहिर सी बात है, अगर एक सेरेब्रल हेमीस्फीयर और दूसरे सेरेब्रल हेमीस्फीयर को देखोगे तो नेचर ने दो रखे हैं ना सेरेब्रल हेमीस्फीयर, क्या इनको आपस में कम्युनिकेट नहीं करवाना, बिल्कुल करवाना है। तो इनको कम्युनिकेट करवाया जाता है एक एक स्ट्रक्चर से। इस स्ट्रक्चर को अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखो, जो डायग्राम मैंने अभी आपको दिखाई फिर यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ना, जो इस सेरेब्रल हेमीस्फीयर को इस सेरेब्रल हेमीस्फीयर के साथ कनेक्ट करेगा, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉर्पस कॉलोसम। सो इट इज द लार्जेस्ट कनेक्शन जो आपके दोनों सेरेब्रल हेमीस्फीयर को कनेक्ट करेगा, ताकि एक पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्टेड रहे, ठीक है। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे ये कह रहा है कि भाई ईच हेमीस्फीयर is consist of an outer gray matter or cerebral cortex while an inner white matter। अब ये अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरा समझना गौर से। देखो, अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखो तो आपको नजर आता है कि भाई सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एक बाहर वाला पोर्शन है जो आपको ये ग्रेइश तरह का नजर आ रहा है, सही है, ग्रेइश तरह का नजर आ रहा है। सो दिस इज ग्रे मैटर, ये आपको नजर आ रहा है ग्रे मैटर। और एक आपको अंदर वाला पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज क्वाइट वाइट एंड दिस इज वाइट मैटर। सवाल ये होता है कि सर व्हाइट मैटर व्हाइट क्यों नजर आ रहा है, या व्हाइट मैटर को व्हाइट क्यों कहा, क्योंकि अपीयरेंस इसकी व्हाइट है, बट व्हाइट नजर क्यों आ रहा है। होता यह है कि ग्रे मैटर कैसे बनता है, ग्रे मैटर इज फॉर्म ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। तो बहुत सारी सेल बॉडीज जब यहाँ पे जमा होती है ना, तो वो क्या बनता है, ग्रे मैटर बनता है। अब जाहिर सी बात है, सेल बॉडीज जमा होंगी तो एक्सॉन भी तो होंगे, उनके एक्सॉन जब यहाँ पे जमा होते हैं ना, सो बेसिकली वाइट अपीयरेंस देते हैं। क्यों, क्योंकि बेसिकली ब्रेन के अंदर वाइट मैटर के अंदर पाए जाने वाले जो एक्सॉन है वो माइलिनेटेड है। अब इस माइलिनेटेड एक्सॉन के ऊपर क्या मौजूद है, माइलिन शीट। माइलिन शीट क्या है, लिपिड। ये लिपिड कैसी अपीयरेंस देता है, वाइट अपीयरेंस देता है, इसीलिए वाइट मैटर की कैसी अपीयरेंस आ रही है, वाइट। तो आपका सेरेब्रम अगर आप देखो तो हमारे पास जो आउटर रीजन है दैट इज ग्रे मैटर एंड द इनर वन इज व्हाइट मैटर। अच्छा, अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे आपसे क्या, यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि भाई cerebral cortex is the most sophisticated information processing सेंटर ऑफ द बॉडी। मेरी बॉडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर है ना सबसे ज्यादा बड़ा, दैट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसके अंदर कितने न्यूरॉन होते हैं, कहा यह जाता है कि 10 to 50 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि इस छोटी सी सरफेस के अंदर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की। बेसिकली हमें हमारे पास दो सेरेब्रल हेमीस्फीयर होते हैं, एक राइट साइड पे होता है
एक लेफ्ट साइड पे होता है। अब होता ये कि राइट सेरेब्रल हेमीस्फेयर मेरी बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट सेरेब्रल हेमीस्फेयर मेरी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है। ये याद रखना बस। अब आ जाओ आगे जरा। अब इसके अंदर एक चीज और डिस्कस करने वाली है, और वो क्या है? देखो, अगर आप गौर से देखो तो नेचर ने इस सेरेब्रल हेमीस्फेयर को, अब जरा इधर देखना, हाँ, नेचर ने इस सेरेब्रल हेमीस्फेयर को किसके अंदर रखा है? फोल्डेड फॉर्म में रखा है। अब जरा बात समझने वाली है। देखो बेसिकली जब आप सेरेब्रल कॉर्टेक्स को देखोगे ना, तो आपको क्या नजर आएगा? इस तरीके से, क्या नजर आएंगी? इस तरीके से आपको एलिवेशन नजर आएंगी। सही है? तो फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, इस डायग्राम के अंदर देखो, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहे हैं? यहाँ पे आपको, ये देखो, एक उभार नजर आ रहा है। इस उभार को आप गायराए कहते हो। गायराए का नाम देते हो, सिंपल। नेचर ने इसको इस तरीके से क्यों रखा है? ताकि एक छोटी सी जगह पे बहुत बड़ा सेरेब्रल हेमिस्फीयर आप रख सको, ये सेरेब्रम रख सको। जगह कम है, अब आप फोल्ड करके रखोगे। सही है? सिंपल सी बात है। अब यहां पे आपसे क्या कह रहा है? अब यहां पे आपसे कह रहा है कि द cerebral cortex is highly convoluted which increase the surface area of the cortex threefold, यानी कि बेसिकली 3 गुना बड़े सेरेब्रल हेमिस्फीयर को या सेरेब्रम को आप बेसिकली फोल्ड करके एक जगह रखने की कोशिश करते हो। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? बेसिकली सेरेब्रल कॉर्टेक्स को आप 4 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एनाटमी, एनाटमी की बेसिस पे। अब इसको समझने के लिए जरा इस डायग्राम को देखना। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली फॉर एग्जांपल दिस इज माय क्रेनियम। ठीक है? ठीक है, क्रेनियम है। इस क्रेनियम को जब आप देखते हो तो आगे इस क्रेनियम का जो पार्ट है वो एक बोन बनाती है जिसका नाम है फ्रंटल बोन। तो फ्रंटल बोन के नीचे जो हमारे पास कॉर्टेक्स है दैट इज फ्रंटल लोब। इसको आपने क्या कह दिया? फ्रंटल लोब, एनाटॉमी की बेस पे। अच्छा, अब एक आपको ये वाली सरफेस मिल रही है। सही है? सो यहां पे एक बोन प्रेजेंट होती है जिसका नाम है पराइटल बोन। तो यहां पे जो लोब होगा उसको आपने क्या कह दिया? पराइटल लोब। एक पीछे बोन नजर आती है जिसका नाम है ऑसिपिटल बोन। तो यहां पे जो लोब हो गया उसको आपने कह दिया ऑसिपिटल लोब। एक आपको कान के ऊपर वाली जो बोन है ना, जिसे आप कह सकते हो इस बॉक्स की साइड, इस वाली बोन को आप कहते हो टेम्पोरल बोन। तो यहां पे जो लोब बन गया उसका नाम है टेम्पोरल लोब। सो बेसिकली देयर आर 4 lobes ऑफ द ब्रेन डिपेंडिंग ऑन द एनाटमी ऑफ द बोन। सिंपल। अब यहां पे आपसे नेक्स्ट चीज क्या कह रहा है? देखो बेसिकली यहां पे आपसे कह रहा है कि बेसिकली देयर आर 4 lobes। द एक्टिविटी ऑफ cerebral cortex fall into sensory area, association area and motor area। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप कॉर्टेक्स को देखते हो, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को देखते हो, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के 3 एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है? अब इधर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप ब्रेन को साइड से देखोगे ना तो ब्रेन का कुछ ऐसा व्यू नजर आएगा। अब अगर आप देखो तो यहां पे ना आपको एक बेसिकली डिप्रेशन नजर आएगा, एक लाइन नजर आएगी। दिस लाइन इज सेंट्रल सल्कस। ठीक है? इसको आप कहते हो सेंट्रल सल्कस। अब सेंट्रल सल्कस के अगर इस तरफ वाला एरिया देखो और इस तरफ वाला एरिया देखो, ये जो पीछे वाला एरिया है ना, बेसिकली इसको आप कहते हो मोटर, इसको आप कहते हो सेंसरी एरिया। और ये जो आगे वाला थोड़ा सा एरिया है ना सेंट्रल सर्कस के आगे, दिस इज दी दिस इज दी मोटर एरिया। और फिर यहाँ पे आपको मल्टीपल एसोसिएशन एरियाज नजर आएंगे। जैसे आपको, अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको मल्टीपल एसोसिएशन एरियाज नजर आएंगे। अब सवाल ये होता है कि व्हाट इज सेंसरी एरिया, व्हाट इज मोटर एरिया एंड व्हाट इज एसोसिएशन एरिया। अब आपकी बुक क्या कहती है? देखो, आपकी बुक ये कहती है कि भाई हमारे पास जो बेसिकली सेंसरी एरिया होगा, ठीक है, सी दिस थिंग, ठीक है। अब सेंसरी एरिया क्या है? सेंसरी एरिया रिसीव्स इनपुट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो सेंसरी एरिया है ना, ये क्या करेगा? इस सेंसरी एरिया में डिफरेंट बॉडी की सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी। अब एसोसिएशन एरिया क्या काम करेगा? आने वाली सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रीट करेगा
इंटरप्रीट करने के बाद एनालाइज करेगा और उस पे कोई एक्शन ले। सही है। सो बेसिकली इस एसोसिएशन एरिया का काम क्या है? इंफॉर्मेशन आई, फॉर एग्जांपल आपने कुछ देखा, तो आपने कुछ देखा, आपकी आईज ने कुछ देखा, ये मैसेज गया ब्रेन के पास, सेंसरी एरिया के पास, सेंसरी एरिया ने मैसेज भेज दिया एसोसिएशन एरिया के पास। एसोसिएशन एरिया इसको इंटरप्रीट करेगा, आपने क्या देखा, फॉर एग्जांपल आपने एक पेन देखा, उसका उसके जो कलर है वो क्या है, ये एसोसिएशन एरिया देखेगा। ठीक है। जबकि जो मोटर एरिया है ना, दिस एरिया कंट्रोल द रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी, ये रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करेगा, रिस्पॉन्ड जनरेट करेगा। ये तो हो गई हमारी बात किसकी? टीलेंसेफेलॉन की। अब आ जाओ डायंसेफेलॉन पे। मैंने आपको बताया कि बॉडी की जो डीप, जो हमारे पास कॉट यानी कि जो फोर ब्रेन है, इसके जो डीप स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सॉरी, दे आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम दी डायंसेफेलॉन। कि तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डायंसेफेलॉन, दिस इज डायंसेफेलॉन। ठीक है। इतना पोर्शन क्या है? डायंसेफेलॉन। अब डायंसेफेलॉन के अंदर मेजरली दो चीजें आती है, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। अब ये थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम क्या चीज है, इसको जरा देखना भाई। अब आपसे कह रहा है कि भाई डायंसेफेलॉन के अंदर दो चीजें आ जाएंगी, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। अब थैलेमस कहाँ होता है, पहले तो जरा इसको देख लो। ठीक है। अब अगर आप यहां पे देखो, तो यहां पे आपको एक अंडे की तरह उभार नजर आ रहा होगा, एलिवेशन। सो दिस इज थैलेमस। एक इस हेमिस्फीयर में होगा, एक इस हेमिस्फीयर में होगा, दोनों को आप कनेक्ट करते हो बाहर। सो दिस इज थैलेमस, ये आपको समझ में आना चाहिए भाई। अब थैलेमस के बारे में आपसे क्या कह रहा है? थैलेमस इज द मेजर इंटीग्रेटिंग सेंटर। Thalamus is the major integrating center. It also the main components, main input center for the sensory information going to cerebrum, and the main output center for motor information leaving the cerebrum. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। कहा यह जाता है कि थैलेमस इज द रिलेइंग सेंटर। रिलेइंग सेंटर का क्या मतलब है? जो भी इंफॉर्मेशन सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक आएगी, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जानी है, वो कहां से गुजर के जाएगी? थैलेमस में। थैलेमस का काम क्या है? उसको बताना कि भाई तुम्हें कहां जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने टच किया, ये इंफॉर्मेशन जाएगी थैलेमस के पास, और थैलेमस बताएगा इसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स के कौन से पार्ट में जाना है। इसी तरह आपने कुछ देखा, ये इंफॉर्मेशन जाएगी थैलेमस के पास, थैलेमस ये डिसाइड करेगा कि इंफॉर्मेशन कहां जाएगी, कौन से लोब में जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह मोटर इन्फॉर्मेशन का भी सारा काम है कि मोटर इन्फॉर्मेशन भी यहीं से गुजर के जाएगी। सो इनकमिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द सेंसेस इज सॉर्टेड आउट इन द थैलेमस एंड सेंड ऑन टू द अप्रोप्रिएट हायर ब्रेन सेंटर, वही सेरेब्रल कॉर्टेक्स, फॉर फर्दर इंटरप्रिटेशन एंड इंटीग्रेशन। अब आ जाओ लिम्बिक सिस्टम पे। लिम्बिक सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिम्बिक सिस्टम के बारे में आपसे कह रहा है कि लिम्बिक सिस्टम इज द डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इन एन आर्क बिटवीन द थैलेमस एंड द सेरेब्रम। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे इन्होंने की हुई है कि हमारे पास लिम्बिक सिस्टम कहां होता है। देखो, अब लिम्बिक सिस्टम समझना जरा। सही है। तो ये आपको नजर आ रहा है एक आर्क की फॉर्म में, क्या? लिम्बिक सिस्टम। सो इट इज बेसिकली प्रेजेंट कहां? सेरेब्रम के नीचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा भाई, अब आगे आपसे क्या कह रहा है? आगे आपसे ये कह रहा है कि लिम्बिक सिस्टम के अंदर क्या क्या आ जाता है। लिम्बिक सिस्टम के अंदर तीन चीजें आती है मेजरली, हाइपोथैलेमस, अमिगडाला, हिपोकैम्पस। अब एक एक करके तीनों को देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस का मेजरली काम क्या है? हाइपोथैलेमस पहले है क्या, जरा इसको देख लो। हाइपोथैलेमस इज द क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स। सो इट इज द क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये वो वाहिद पार्ट है ब्रेन का जिसका कुछ एंडोक्राइन फंक्शन भी है और कुछ नॉर्मल फंक्शंस भी है। वो जो नॉर्मल फंक्शंस है ना, उनको आप वेजिटेटिव फंक्शंस कहते हो, जो नॉर्मल इसके नर्वस फंक्शंस होंगे। जबकि जो एंडोक्राइन फंक्शंस है उनको आप एंडोक्राइन फंक्शंस का भी नाम देते हो। सिंपल। अब आपसे क्या कह रहा है? सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस देख लो कहां है। हाइपोथैलेमस अगर आप देखो, तो यहां पे ये आपको क्या नजर आ रहा है? हाइपोथैलेमस। सो दिस पोर्शन इज हाइपोथैलेमस, जो नीचे आगे जाके किसके साथ कनेक्टेड है? पिट्यूटरी के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, अब इस हाइपोथैलेमस के क्या फंक्शंस हैं और इस हाइपोथैलेमस का काम क्या है, इसको जरा समझना भाई। आपसे कह रहा है कि भाई हाइपोथैलेमस, सम ऑफ दीज आर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स
दैट रिलीज हार्मोन्स, ठीक है, वही इसका एंडोक्राइन फंक्शन है जो हार्मोन्स रिलीज करेगा, and neural conduction. The hypothalamus act as a major coordinating system. It is the major coordinating system. इसका काम क्या है? It control the body temperature. इसी हाइपोथैलेमस को आप थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी कहते हो, क्योंकि मेरी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कौन रेगुलेट करेगा? हाइपोथैलेमस। उसके अलावा इस हाइपोथैलेमस के अंदर हंगर सेंटर होता है, जब हंगर सेंटर ऑन होगा तो आपको भूख लगेगी। इसी तरह यहाँ पे एक थर्स्ट सेंटर होता है, जब ये एक्टिवेट होगा तो आपको प्यास लगेगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ वाटर बैलेंसिंग सिस्टम मौजूद होता है कि जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कमी होगी तो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म रन होगा। इसी तरह जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कौन रेगुलेट करता है? यही हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। इसी तरह ऑटोनॉमिक फंक्शंस, ठीक है, ऑटोनॉमिक फंक्शंस मतलब वो फंक्शंस जो मेरे कॉन्शियस मैं खुद नहीं कर सकता, वॉलंटरी नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं यहीं से कंट्रोल हो रहे होते हैं। अच्छा, अब आपसे क्या कह रहा है? अब आपसे ये कह रहा है कि भाई इन एडिशन stimulation of specific areas of hypothalamus elicit emotions such as rage, fear, pleasure, sexual arousals. यानी कि आप अगर हाइपोथैलेमस देखो, किसी भी ब्रेन के पार्ट के फंक्शन कैसे डिस्कवर हुए? आपने दो तरीके हो सकते हैं। या तो आपने वहां पे कोई लीजन कर दिया, वहां पे कोई ट्यूमर जनरेट कर दिया, ट्यूमर जनरेट होगा तो क्या होगा? जो पार्ट, वो वाला पार्ट जो फंक्शन करता था वो खत्म हो जाएगा, उससे आपको पता लग जाएगा। ये दूसरा रास्ता क्या है? आप उसको इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट कर, आपने क्या किया? इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट किया या हाइपोथैलेमस के एक पार्ट को। फॉर एग्जांपल उससे एक रेज की फीलिंग आई, रेज की फीलिंग आई। रेज की फीलिंग का क्या मतलब है? वो लड़ने वाली। फॉर एग्जांपल अगर कोई अगर आप किसी बिल्ली को देखो जिसने अपने पंजे निकाले हो, नाखून निकाले हो, तो क्या है? वो रेज के अंदर है, फेयर, डर। हो सकता है किसी पार्ट को स्टिमुलेट करते हुए प्लेजर की फीलिंग आए, सेक्सुअल अरोजल्स की फीलिंग आए, ठीक है, नॉर्मल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है? अब आपसे कह रहा है कि भाई अमेगडाला, अब ये अमेगडाला कहाँ होता है पहले जरा इसको देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, सही है? अच्छा, अब ये आपको नजर आ रहा है एक अदद हिपोकैम्पस, ठीक है। इस हिपोकैम्पस के, सॉरी, ये आपको नजर आ रहा है हिपोकैम्पस। इस हिपोकैम्पस के सामने ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस इज अमेगडाला। सो दिस इज अमेगडाला। अब यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है? देखो अमिगडाला का फंक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं अमिगडाला इज बिलीव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंटल स्टिमुलस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एनवायरमेंटल स्टिमुलस है, आपके सामने कोई शेर आ गया, ये एनवायरमेंटल स्टिमुलस है। अब आपने डरना है, तो इसकी फीलिंग कौन कौन जनरेट करेगा? दे कंट्रोल द फीलिंग एंड इमोशन फॉर लोनर, तन्हाई, फेयर, डर लगना, ठीक है। इसी की तरह हेट, हेटर रेज एंड सेक्सुअल अरोजल्स, इन फीलिंग्स को एक्सटर्नल स्टिमुलस के साथ कौन इंटीग्रेट करेगा? अगेन हमारे पास जो है वो इंटीग्रेट करेगा अमिगडाला, सही है। अब हिपोकैम्पस की बात करते हैं। देखो हिपोकैम्पस को हिपोकैम्पस क्यों कहा, पहले तो ये जरा समझ लो। हिपोकैम्पस मेजरली अगर आप देखो तो ये सी हॉर्स की शेप का है, इसीलिए ब्रेन के अंदर सी हॉर्स के स्ट्रक्चर, सी हॉर्स जैसे स्ट्रक्चर को आपने क्या कह दिया? हिपोकैम्पस का नाम दे दिया। अब ये हिपोकैम्पस होता कहाँ है? वैसे मैंने आपको दिखा दिया था, लेकिन फिर भी आप देख लो। ये आपको नजर आ रहा है हिपोकैम्पस, ये देखो, ये सी हॉर्स शेप स्ट्रक्चर है हिपोकैम्पस जो आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, सही है। अब जरा समझने वाली चीज है कि भाई हिपोकैम्पस का फंक्शन क्या है। देखो पहली चीज, हिपोकैम्पस का स्ट्रक्चर बहुत, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये हिपोकैम्पस वो स्ट्रक्चर है जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को, शॉर्ट टर्म मेमोरी का क्या मतलब है? आपने कोई चीज याद की, आपने फॉर एग्जांपल आपके अब्बू आपको कोई नंबर लिखवा रहे थे, आपने वो कहा 0312, इस तरह से कुछ याद कर लिया, आप दोहराते रहे 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर फॉर एग्जांपल 2 मिनट बाद आपसे आपके अब्बू पूछेंगे, आप वो बता दोगे, लेकिन वो 2 मिनट बाद वो चीज आपके जहन से निकल जाएगी। सो दिस इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट कौन करेगा? इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट करेगा ये हिपोकैम्पस। अच्छा, सो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड इज रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग, ठीक है, लर्निंग के अंदर बहुत इसका मेजर रोल है। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड प्रोसीजरल मेमोरी टाइप्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिमेंबर ऑफ हाउ टू डू मोटर एक्ट,
लाइक वॉकिंग। सही है, वॉक किस तरह करोगे तो इसकी इंफॉर्मेशन भी अगेन यहीं पे हिपोकैम्पस में होगी। सही है। ऑन द अदर हैंड्स आर नॉट मीडिएटेड द बाय द बेसिकली हिपोकैम्पस। पूरी तरीके से हिपोकैम्पस इस पे काम नहीं करता। देखो, पूरा का पूरा जो ब्रेन है ना वो आपस में कनेक्टेड है। सो फॉर एग्जाम्पल आपने चलना है, तो उस चलने के लिए हायर ब्रेन सेंटर यानी कि कॉर्टेक्स से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा। भाई आपके ब्रेन ने कहा बस चलना है। अब कैसे चलना है, क्या कहानी होगी, ये सारे डिफरेंट ब्रेन के स्ट्रक्चर जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। तो हिपोकैम्पस मेजरली इस मेमोरी को स्टोर करता है। इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा कॉर्टेक्स और सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करेगा अभी हम देखेंगे। सो बेसिकली इनको मैनेज करने का काम यहाँ पे ये दोनों करेंगे। अब आ जाओ आगे मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन की अगर मैं बात करूँ ना, तो मिड ब्रेन आमतौर पे ह्यूमंस के अंदर बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है, लेकिन इसका बहुत मेजर रोल है। देखो, यहाँ पे मिड ब्रेन के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। सो जब आप मिड ब्रेन को देखोगे, ये सारी बातें, ये देखो मैं क्या देख रहा हूँ, ब्रेन को आगे से देख रहा हूँ। सही है। सो दिस इज मिड ब्रेन। ये मुझे क्या नजर आ रहा है, मिड ब्रेन नजर आ रहा है। सही है। अब इस मिड ब्रेन के अंदर क्या होता है, देखो अब यहाँ पे गौर से सुनना भाई। सही है। सो मुझे यहाँ पे इस मिड ब्रेन के अंदर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई, सही है, इस मिड ब्रेन से लेकर इस अपर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड तक कुछ ग्रे मैटर नजर आता है। एंड दिस ग्रे मैटर इज नोन एज रेटिकुलर फॉर्मेशन। दिस इज रेटिकुलर फॉर्मेशन। सही है। अब इस रेटिकुलर फॉर्मेशन का काम क्या है, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन किस तरह वर्क करता है, ये सारी चीजें देखने वाली है। सही है। अब जरा समझना। सो बेसिकली मिड ब्रेन के अंदर आपको क्या मिल रहा है, रेटिकुलर फॉर्मेशन। सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेंट्रल कोर ऑफ द मेड्यूला थ्रू द पॉन्स एंड द मिड ब्रेन। ठीक है, नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के अपर पार्ट से लेकर ये आपको मिड ब्रेन तक नजर आता है। सो इट एंड द लोअर एंड ऑन इनटू द लोअर रीजन्स ऑफ द फोर ब्रेन। वही बात, मिड ब्रेन और टिल द लोअर लोअर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। रेटिकुलर फॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रेटिकुलर फॉर्मेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्लीप। बेसिकली आपकी ब्रेन में एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रात होती है आपको नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि ये रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है ना वो आपके उसकी जो एक्टिविटी है, रेटिकुलर फॉर्मेशन समझो ऑफ होने लगता है। जैसे ही रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ होने लगता है आपके आपको नींद आने लगती है। सो स्लीप और अरोजल के अंदर इसका बहुत मेजर रोल है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का रेटिकुलर फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाए ना, क्या होगा, वो कोमा में चला जाएगा। इसी तरह इमोशंस के अंदर बहुत मेजर रोल है, मोटर टोन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डिफरेंट रिफ्लेक्सेस के अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अब आ जाओ हमारे पास हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन के अंदर तीन स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, मेड्यूला, पॉन्स एंड सेरेबेलम। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि रोम्बेनसेफेलॉन से क्या बनता है, रोम्बेनसेफेलॉन से हमारे पास हाइंड ब्रेन बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये आखिरी की दो स्वेलिंग्स है, एक को आप कहते थे मेटेनसेफेलॉन, एक को आप कहते थे मायनसेफेलॉन। अच्छा, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो मेटेनसेफेलॉन है इससे क्या बनता है, मेटेनसेफेलॉन से बनता है पॉन्स और मेड्यूला, सॉरी पॉन्स और सेरिबेलम के जो ऊपर वाले रीजन होते हैं। अब ये पॉन्स और सेरिबेलम क्या है, ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है पॉन्स और ये पीछे सेरिबेलम। सो ये मेटेनसेफेलॉन से बनेगा और नीचे वाला माइलेनसेफेलॉन से बनेगा। सिंपल, दिस इज मेड्यूला। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक टर्म इस्तेमाल होती है, एक टर्म होती है हाइंड ब्रेन, एक होता है ब्रेन स्टेम। व्हाट इज हाइंड ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम? हाइंड ब्रेन में आपको बता चुका हूं, तीन स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, मेड्यूला, पॉन्स एंड सेरिबेलम। जबकि ब्रेन स्टेम के अंदर ना समझो ये क्या है, ये ब्रेन है और इसके ऊपर सेरिबेलम है, सेरिब्रम है सॉरी। तो ऐसा लग रहा है कि ये इसकी जो है वो क्या है, स्टेम है, और इससे क्या निकल रही है, ब्रांचेस निकल रही है। सो इस स्टेम के अंदर क्या क्या आ जाएगा, मिड ब्रेन, पीछे आपको क्या मिलेगा, सेरिबेलम, उसको हटा दो। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला, इन तीनों को कंबाइन करके आप क्या कहते हो, इन तीनों को कंबाइन करके आप ब्रेन स्टेम का नाम देते हो। सही है, तो बस ये आपको पता होना चाहिए। चलो एक एक को देखते हैं नीचे।
सबसे पहले बात करते हैं मेड्यूला की। सो स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है? मेड्यूला। अब मेड्यूला के बारे में आपसे क्या कह रहा है? द मेड्यूला कंट्रोल सेवरल ऑटोनॉमिक फंक्शंस सच एज ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग। ठीक है, डिफरेंट ऑटोनॉमिक फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? यही मेड्यूला, इंक्लूडिंग ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, ये सब स्वेलो करना, ये सब कौन रेगुलेट करेगा? मेड्यूला। इसी तरह जो पॉन्स है ना, पॉन्स इज लोकेटेड अबव द मेड्यूला। ठीक है, मेड्यूला के ऊपर देखोगे, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के ऊपर देखोगे तो आपको पॉन्स नजर आएगा। सो टेंड टू इन्फ्लुएंस ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस। मैंने आपको बताया इसके अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन मिलेगा जो स्लीप के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, एंड बिटवीन स्टेजेस ऑफ स्लीप। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं स्लीप की। एक होती है रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है, रैम स्लीप कहते हैं, और एक होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ठीक है, तो डिफरेंट तरह की स्लीप्स होती है भारत, इन दोनों को ऑल्टरनेट करना। इसी तरह पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग को, रेट ऑफ पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, इसको रेगुलेट करना बहुत मेजर रोल है इसका, मेड्यूला का। अच्छा, अब आ जाओ हमारे सेरिबेलम पे। ठीक है, सेरिबेलम के बारे में क्या कह रहा है? सेरिबेलम के बारे में आपसे कह रहा है कि सेरिबेलम इज द क्रूशियल इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग, इज क्रूशियल इन इंपॉर्टेंट इन कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी। सो बेसिकली मेरा कॉर्टेक्स ये कहता है मुझे चलना है, वॉक करनी है। कैसे वॉक करनी है, किस पैटर्न पे वॉक करनी है, हिपोकैम्पस बताएगा। लेकिन अब जाहिर सी बात है, एक एक सिंक्रोनाइज मैनर के अंदर करना है ना भाई, अगला पैर, फिर पिछला पैर, फिर अगला पैर, फिर पिछला पैर। तो ये जो कोऑर्डिनेट करना है ना डिफरेंट मूवमेंट्स को बॉडी के, ये कौन करेगा? सेरिबेलम। अगर किसी का सेरिबेलम खराब हो जाए ना, तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। सही है। सो सेरिबेलम रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है अबाउट द पोजिशन ऑफ द जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी आंख बंद करो और मैं आपसे कहूँ आप अपने उंगली को नाक के पास लेकर जाओ, तो आप लेकर जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके सेरिबेलम को मुसलसल इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई मेरी उंगली इस वक्त कहाँ है। सो पोजिशन ऑफ द जॉइंट्स इसको पता होती है, लेंथ ऑफ द मसल। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑडिटरी एंड द विजुअल सिस्टम, ये भी सेरिबेलम के पास जाती है। सो इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द मोटर पाथवे। ठीक है, अब ना सिर्फ सेंसरी पाथवे से, फॉर एग्जाम्पल आप चल रहे हो, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट भी तो करना है मूवमेंट को, तो मोटर इंफॉर्मेशन भी तो इसके पास आनी चाहिए कि भाई सेरेब्रल कॉर्टेक्स ने कहा है कि चलना कैसे। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो नीचे इंफॉर्मेशन जाएगी उसका कुछ पार्ट सेरिबेलम में भी जाएगा ताकि सेरिबेलम को पता लगे। सो सेरिबेलम एक्शंस आर बीन कमांडेड फ्रॉम द सेरिब्रम। सही, वही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ मुसलसल। The cerebellum uses information to provide automatic coordination of the movement and the balance. वही बात जो मैंने आपको बार बार की कि सेरिबेलम मेजरली जो है ना वो आपकी इंफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट करने के अंदर बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगा। अच्छा, अब आ जाओ आगे। अब आपसे क्या कह रहे हैं? सो ब्रेन स्टेम इज एक्चुअली is actually a region at the base of the brain that is located between the cervical spinal cord and the deep cerebral hemisphere। वही बात जो मैंने आपको बताई। अब इस ब्रेन स्टेम का काम क्या है? इस ब्रेन स्टेम का काम अगेन मैंने आपको बताया, इनवॉलेंट्री फंक्शन, जिसके अंदर मेड्यूला, पॉन्स और हमारे पास मिड ब्रेन आ जाता है। सो मेजरली इनवॉलेंट्री फंक्शन ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आपकी बुक पूरी कहानी लिखने के बाद ये लिखती है कि भाई ह्यूमंस हैव थ्री डिस्टिंक्ट पार्ट टू देयर ब्रेन स्टेम, द मेड्यूला, द पॉन्स एंड द मिड ब्रेन। मेड्यूला कहाँ से आता है? माइलेनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन, ये बात मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दी। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेन। ठीक है। अच्छा, अब आगे आपका आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर क्या आ जाता है? अब आगे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जब आप स्पाइनल कॉर्ड को देखते हो, स्पाइनल कॉर्ड क्या है? मेजरली ये आपका ब्रेन है। ठीक है, इस ब्रेन की एक नीचे कंटिन्यूएशन है। सो दिस कंटिन्यूएशन इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। So it is the neural cord extending from the brain through the backbone. Backbone मतलब vertebral column. इसको नेचर से किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया? वर्टिब्रल कॉलम से। अच्छा भाई, इसके ऊपर जो कवरिंग है मेनिंजीज की है भाई, डैप, ड्यूरा, अरेकनॉइड, पाया। सो अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको याद हो तो कॉर्टेक्स में दो जोन्स थे। जब आप कॉर्टेक्स को काटते थे तो बाहर वाला आपको ग्रे मैटर मिलता था और अंदर वाला आपको व्हाइट मैटर मिलता था। अब मैंने क्या किया,
मैंने स्पाइनल कॉर्ड को कट किया है, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जब मैं देखता हूं तो मुझे स्पाइनल कॉर्ड के दो रीजन्स नजर आते हैं, एक बाहर वाला रीजन है और एक ये अंदर वाला रीजन है। इस बाहर वाले रीजन को मैं कहता हूं व्हाइट मैटर, और इस अंदर वाले एच शेप मैटर को मैं कहता हूं ग्रे मैटर। व्हाइट इज ग्रे मैटर एंड व्हाइट इज व्हाइट मैटर, बिकॉज ग्रे मैटर के अंदर आपको सेल बॉडीज नजर आएंगी, जबकि व्हाइट मैटर के अंदर आपको कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स नजर आएंगे। सिंपल, यानी कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एक्सॉन्स जो कि माइलिनेटेड होंगे, सिंपल। अच्छा, यही बात आपसे कर रहा है कि बेसिकली आपको क्या मिलेगा, ग्रे मैटर। सही है, primarily consist of cell bodies of the interneuron, motor neuron and neuroglia। वही बात जो मैंने आपको बताई हुई है, ग्रे मैटर के अंदर आपको क्या मिलेगा। अब आपसे आगे कह रहा है कि व्हाइट मैटर, सो द आउटर जोन इज व्हाइट मैटर एंड कंटेन एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स इन द डोर्सल कॉलम एंड एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन इन द वेंट्रल कॉलम। अब ये जरा समझने वाली बात है, ठीक है। इसको हम ऐसे समझते हैं, ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है ग्रे मैटर एंड दिस इज व्हाइट मैटर। सो दिस इज ग्रे मैटर एंड दिस इज व्हाइट मैटर। ब्रेन के अंदर उल्टा था। अब इस व्हाइट मैटर के अंदर इस ग्रे मैटर को देखो तो ये एच शेप्ड है या बटरफ्लाई शेप्ड है। सही है, तो ये आपसे जो है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई ग्रे मैटर कहाँ है और व्हाइट मैटर क्या है। अच्छा भाई, अब आपसे आगे क्या कह रहा है। आपसे ये कह रहा है कि बेसिकली व्हाइट मैटर जब आप देखते हो तो पीछे वाला जो व्हाइट मैटर है ना, उसके अंदर आपको वो एक्सॉन्स नजर आते हैं जो सेंसरी नर्वस सिस्टम है, मतलब जो सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए, यानी कि डॉर्सल। अब जरा इसको ऐसे समझना, देखो, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, इसमें आपको डिफरेंट रीजन्स नजर आते हैं, किसके डिफरेंट रीजन्स नजर आते हैं आपको, व्हाइट मैटर के। ये वाला पीछे वाला रीजन है, सो दिस इज डॉर्सल कॉलम। ये आपका साइड वाला है, दिस इज लेटरल कॉलम, और ये आपका आगे वाला है, दिस इज वेंट्रल कॉलम। सही है, तो मेजरली जो आपको पीछे की साइड पे जो एक्सॉन्स नजर आते हैं ना, वो किसके होते हैं, सेंसरी नर्व्स के। ठीक है, सेंसरी नर्व्स के एक्सॉन होते हैं, मतलब नर्व्स तो नहीं कह सकते मेजरली, लेकिन सेंसरी सेंसरी एक्सॉन्स होते हैं। सही, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। जबकि वेंट्रल पोर्शन में जो आगे वाला पोर्शन है, यहाँ पे जो एक्सॉन्स है, सॉरी, मेजरली आप एक्सॉन के कलेक्शन कह सकते हो। तो यहाँ पे जो एक्सॉन्स है ना, वो किसके हैं, मोटर मोटर कंपोनेंट के हैं। सही, तो बस ये आपको मेजरली याद होना चाहिए। अब आगे क्या कह रहा है आपसे, अब यहाँ पे आपसे आगे ये कह रहा है कि दीज नर्व ट्रैक्ट्स, वही ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब मैंने जो आपको बताया ना, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ट्रैक्ट। तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके पीछे जो आपको ये व्हाइट मैटर मिल रहा है, इसमें क्या है, एक्सॉन्स। सो यहाँ पे डिफरेंट ट्रैक्ट्स मिलेंगे। ये ट्रैक्ट्स इन्फॉर्मेशन कहाँ लेकर जाएंगे, ये ट्रैक्ट्स मेजरली इन्फॉर्मेशन ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर से नीचे लेकर आएंगे, सिंपल, ब्रेन तक लेकर जाएंगे और ब्रेन से नीचे लेकर आएंगे। सो मैसेज फ्रॉम द ब्रेन एंड द ब्रेन, मैसेज फ्रॉम द ब्रेन एंड द ब्रेन रन अप एंड डाउन टू द थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। सो इट्स अ हाईवे। हाईवे क्या होता है, एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करता है। सो पेरिफेरी से आपके नर्व्स के जरिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम कनेक्ट है, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मेजरली कौन कनेक्ट है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन ऊपर जानी है, ट्रैक्ट के जरिए जाएगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल एक ट्रैक्ट मिलेगा जो इन्फॉर्मेशन ऊपर लेकर जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपको एक ट्रैक्ट मिलेगा, तो बहुत सारे ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे जो मेजरली इन्फॉर्मेशन ऊपर लेकर जाएंगे और ऊपर से नीचे लेकर जाएंगे। एक्सॉन का काम तो यही होता है ना, इन्फॉर्मेशन लेकर जाना। अच्छा भाई, अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। In addition to relaying messages, the spinal cord also function in reflexes। मेरी बॉडी के जो ज्यादातर रिफ्लेक्सेस है ना, उनको कौन रेगुलेट करता है, स्पाइनल कॉर्ड। अगर आपको याद हो रिफ्लेक्स एक्शन, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि मेजरली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट रिफ्लेक्सेस के अंदर इन्वॉल्व होता है ना, वो तो स्पाइनल कॉर्ड। तो रिफ्लेक्सेस के अंदर बहुत मेजर रोल है। सो रिफ्लेक्सेस आर सडन इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ द मसल्स। अब होता क्या है, a reflex produce a rapid motor response to a stimulus because the sensory neuron pass its information to a motor neuron in the spinal cord। अब अब देखो, यहां पे ना एक चीज समझना बहुत जरूरी है, और वो चीज क्या है, अब इसको जरा समझना। ये आपको नजर आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपकी बुक एक बात नहीं लिखती कि भाई ये स्पाइनल कॉर्ड
बेसिकली कहाँ से शुरू हुआ? ब्रेन के नीचे से। ब्रेन के नीचे से कहाँ से शुरू हुआ? अगर आप देखो तो आपके स्कल के अंदर एक बड़ा सा होल होता है, एंड दिस होल इज फोरामेन मैग्नम। यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आपकी बुक नहीं बताती वो क्या है? देखो, आपकी बुक ने ये बताया कि भाई एक तो हमारे पास है क्या, एक तो हमारे पास है ग्रे मैटर, एक है व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर अगर आप देखो तो ग्रे मैटर ये आपको एच शेप नजर आ रहा है, और व्हाइट मैटर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है पेरिफ्री के अंदर, सही है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप देखो तो इस ग्रे मैटर से, इस स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलेगी? स्पाइनल नर्व्स। क्या निकलेंगी भाई? स्पाइनल नर्व्स। अब यहाँ पे देखो, ये जो ग्रे मैटर है ना, इस ग्रे मैटर का जो पीछे पीछे वाला हॉर्न है, जिसे आप क्या कह सकते हो? डॉर्सल हॉर्न। पीछे मतलब डॉर्सल। और यहाँ पे आपको हॉर्न नजर आ रहा है। सो इस हॉर्न को आप क्या कहोगे? डॉर्सल हॉर्न। इसको आप क्या कहोगे? वेंट्रल हॉर्न। ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलती है? सेंसरी नर्व्स निकलती हैं। अब ये सेंसरी नर्व्स कैसे निकलती हैं, कैसे बनती हैं, इसको इंशाल्लाह इसी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरीके से आपकी जो है वो नर्व्स बन रही होती हैं। सही है। तो अब यहाँ पे आके हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है वो हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मेजरली डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, और आगे डिस्कस कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।